आप देखिए कि एक जानिब सऊदी अरब में वो मौजूद हैं वज़ीर आज़म, और दूसरी जानिब हमारा जो वफ्द अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए मौजूद था इस्तांबुल में, 4 दौर उसके मुकम्मल हुए और 4 दौर मुकम्मल होने के बावजूद भी ऊंट किसी करवट नहीं बैठा। हम जो पहले दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे वही चौथे दिन भी हुआ। मुज़ाकरात का कुछ हल नहीं निकला, बल्कि पूरी तरह से वो नाकाम हो गए हैं। और जो भी पेशकश की गई पाकिस्तान की जानिब से उसे जो अफगानिस्तान की जानिब से वफ्द आया था वो नामंजूर ही करते रहे। और वफ्द भी कहता रहा कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, आप जो बात कर रहे हैं उसको मान लेना चाहिए। लेकिन जब भी वो राब्ता करते थे काबुल में, वहां से पैगाम आता था कि इस पर अमल दरामद नहीं यही दिखाई दे रहा था कि इनके पास कोई पावर्स नहीं है, और क्योंकि हर एक चीज के लिए वो काबुल राब्ता कर रहे थे। और जब पाकिस्तान ने दोहा मुआहिदे की तहरीरी वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया तो फिर ये मुज़ाकरात, आपको पता है असल प्रॉब्लम इनकी दस्तखत की थी। ये नहीं चाहते थे कि लिख कर कुछ दिया जाए। और हालांकि इन्होंने दोहा में जो मुज़ाकरात किए थे उसमें कुछ निकात थी जिस पर अमल दरामद के लिए एग्री किए थे, तभी इस्तांबुल में ये मुज़ाकरात हो रहे थे। लेकिन यहाँ आकर सारी की सारी बात ही काया पलट गई और हमने देखा कि मुज़ाकरात पूरी तरह से नाकाम हो गए। लेकिन अब जो भी नतीजा निकलेगा उसके जिम्मेदार खुद होंगे। अभी हम जो मुल्की सियासत है उसकी भी बात कर लेते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात करना एक बड़ा चैलेंज बन गया। और गुज़िश्ता रोज तवक्को की जा रही थी कि सोहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात हो जाएगी, मगर ये मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकात ना होने देने पर सोहेल आफरीदी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का इंदिया भी दे दिया है। और सोहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया है कि बानी से मिलने की इजाजत न देना मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये अदालतों की बेबसी है। हमने ताकतवर और नाइंसाफी करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना है। जिस दिन इंसाफ होगा, बानी पीटीआई आधे घंटे में जेल से बाहर होंगे। जी, कोर कमांडर साहब मुबारकबाद देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटरीट तो उनसे मुलाकात हुई है। देखिए जी, वो मुबारकबाद के लिए आए थे, कोई ऑफिशियल नहीं आए थे, तो अनऑफिशियली गुफ्तगू हुई है। और हमारा मौक़िफ़ वही है जो हम बाहर कह रहे हैं, वो जो है अंदर भी वही मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कह रहे हैं कि केपी में हुकूमत को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाना चाहिए और किसी सजा याफ्ता शख्स की मुशावरत पर हुकूमती फैसले करना आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और बानी पीटीआई की मुशावरत से काबीना की तश्कील के ऐलानात आइन के मुनाफी हैं। ये है जी सारी सूरत हाल, इस पर करेंगे हम बात। शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम पराचा साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। पॉल वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। पराचा साहब, सबसे पहले तो ये जो पाक अफगान मुज़ाकरात हैं बेनतीजा ख़त्म हो गए और शायद एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था, जिस तरीके की हटदर्मी अफगान तालिबान की जानिब से दिखाई जा रही थी। आपके ख्याल में मेजर रीज़न क्या रही और जो पाक अफगान बदलती सूरत हाल है इसके आगे चलकर नताइज क्या होंगे? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा या एक ही एजेंडा है और वो बिल्कुल वाज़े और साफ है, वो बड़ा क्लियर है और उसमें कोई इहाम नहीं है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें कोई एनॉमली नहीं है। और एजेंडा क्या है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, दैट्स ऑल। ये इतनी क्लियर सी बात है कि इसमें आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक है, ये इंटरस्टेट रिलेशंस के ऐन मुताबिक है और बिल्कुल जो अमेरिका और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा एग्रीमेंट था उसके भी ऐन मुताबिक है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाय मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अब पाकिस्तान ने अभी जो कतर में पिछले हफ्ते मुज़ाकरात हुए थे, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गए और उनके वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब गए, उस दिन तो तालिबान ने रिटर्न एग्रीमेंट कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हाँ, ये सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी और एक मैकेनिज्म बनाएंगे। अभी तुर्की में जो 4 दिन मगजमारी होती रही, ये वो उस मैकेनिज्म के लिए था कि मैकेनिज्म कंट्रोल करने का उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, ये मैकेनिज्म वाज़े हो, यानी हमें भी मालूम हो, उनको भी मालूम हो और इफेक्टिव हो, यानी मुअस्सर हो, जिसकी बुनियाद पर ये जो दहशतगर्द हैं, TTP है, ISK है या और है, BLA है, ये पाकिस्तान पर हमला आवर ना हो। मसला हो गया, फंस गया। 3-4 बार 5 बार बल्कि ऐसे मौके आए कि दस्तखत होने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने दस्तखत नहीं किए। अब वो ज़बानी तो कह देते हैं कि हाँ हाँ हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। व्हेन इट कम्स टू द रिटन डॉक्यूमेंट, उसमें उन्होंने इनकार किया, मसलसल इनकार किया।
जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। बाकी छोटी मोटी चीजें हैं, बाकी मसला नहीं। अब आगे क्या होगा जो आपका सवाल है, स्टेटेड पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज वेरी क्लियर। हम अपने बंदे नहीं मरवा सकते रोजाना, हम अपने जवानों और अफसरान की मैयतें रोजाना नहीं उठा सकते। जिस एरिया से ये सो कॉल्ड तश्कील आएगी पाकिस्तान के अंदर आकर हमलावर होंगे, उस एरिया को हिट किया जाएगा। अब देखें ना, ये जब रियासतें एक पॉलिसी को अनाउंस कर देती हैं, फिर वो रियासतें पीछे नहीं हो सकती। अब पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वादे कर दी और उसका सबूत पाकिस्तान ने 3 दफा दे दिया। इन दोहा मुज़ाकरात से पहले 3 दफा पाकिस्तान ने दे दिया, उसका सबूत उसका डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया। मेरे ख्याल में अब यही कुछ चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है शौकत साहब, नजर आ रहा है और हमें पता चल रहा है कि कशीदगी जो पहले चल रही थी, कुछ देर की खामोशी हुई और अब वो दोबारा से उसका आगाज हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में जब बॉर्डर पर इतनी कशीदगी है, आपको लगता है कि KPK में जो है इस वक्त जो आईनी बहरान है वो इसका मुतहम्मिल हो सकता है? सुहेल आफरीदी जो है हुकूमत साजी में देरी कर रहे हैं, बानी से मुलाकात की जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस वक्त मुलाकात ज्यादा जरूरी है, आपको नजर आ रही है काबीना तश्कील देना ताकि कोई आईनी बहरान ना पैदा हो, क्योंकि इस वक्त सरहद पर कशीदगी जारी है? खुद सुहेल आफरीदी साहब का ले आना, उनको नामजद करना, वज़ीर आला मुंतखब करना, अली अमीन खान गंडापुर साहब को निकालना, ये कोई आपके ख्याल में मामलात को बेहतर करने की एक मूव थी? खुद आफरीदी ने कहा, सुहेल आफरीदी ने, कि जी मैं तो मज़ाहमत के लिए लाया गया हूँ, मैं तो मरकज को, मैं तो वफाक को, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा। और जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने वहाँ करक जलसे में DGI-SPR के खिलाफ इस्तेमाल की, उससे आपको लगता है या मुझे लगता है या किसी और को लगेगा कि वो मामलात को सेटल करने के लिए आए हैं, वो मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। अब वो कहते हैं ना कि आग है लगी हुई, तो वो तो उसका बरमला इजहार भी कर रहे हैं। ये नहीं होता कि आप काबीना छोटी बनाए या बड़ी बनाए। और काबीना पे पहले तो पार्टी के अंदर मसला था, पार्टी से यही आवाजें आई कि ये एक एडवाइजरी काउंसिल बन जाए। एडवाइजरी काउंसिल का तो आइन में कोई जिक्र नहीं है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, उस वक्त तो खैर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये एक्शन हो रहे थे, तो साकिब निसार ने ये फैसला दिया था कि वजीर आजम कुछ नहीं होता बल्कि कैबिनेट होती है। तो अब वजीर आला तो है, कैबिनेट नहीं है, तो फिर कहाँ है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी है? एडवाइजरी काउंसिल का आइन में जिक्र नहीं है, आप एडवाइजरी काउंसिल बना रहे। तो भाई अपनी काबीना बनाए, छोटी बनाए, बड़ी बनाए, आपके पास मैंडेट है। आपको 90 लोगों ने आपको एतमाद का वोट दिया, एतमाद ही था जब इनका इलेक्शन हुआ। तो आपको तो गवर्नेंस पे तवज्जो देनी चाहिए, इफेक्टिव गवर्नेंस हो, सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपकी पार्टी है, पार्टी की लॉयल्टी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो बैलेंस होता है कि आप पार्टी की लॉयल्टी भी लेकर चलें और जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो भी आप पूरी करें। बतौर एग्जीक्यूटिव आपकी जिम्मेदारियां कुछ अलग होती हैं, पर आचा साहब आपको नहीं लगता कि इस तरीके से हटदर्मी दिखाना या फिर ये काबीना तश्कील ना देना सुहेल आफरीदी के खुद के लिए कल को बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो खड़े कर देगा? यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपके सूबे में काबीना नहीं है, काबीना का मतलब है हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, काबीना का मतलब है एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, काबीना का मतलब है आपके यहाँ होम मिनिस्टर नहीं है, काबीना का मतलब है आपके यहाँ लॉ मिनिस्टर नहीं है, तो कैसे चलाएंगे आप अपने रोजमर्रा के काम? इसका मतलब है कि जिस दिन से अली अमीन खान गंडापुर गए हैं और उसके बाद से सूबा एक बहरान का शिकार है। और बहरान इंतजामी है कि किसी को कुछ पता नहीं, कोई जहाँ कमिश्नर बैठा हुआ है, कोई डिप्टी कमिश्नर बैठा है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, कोई RPO बैठा है, कोई DPO बैठा है, कोई SP बैठा है, उनको कोई पता नहीं है कि जो एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंतजामिया का हेड तो चीफ एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं वो वजीर आला है, कोई पता नहीं है कि क्या करना है हमने। इस वैक्यूम में फिर वो जो लॉलेसनेस है जिसे कहते हैं ना कि जो वैक्यूम खला में, फिर खला में बार बार पाक फौज की तरफ से भी कहा गया है कि गवर्नेंस के खला का हमें खमियाजा अपने खून से देना पड़ रहा है।
तो फिर कहां तक ये सबर होगा। बिल्कुल, ये बात तो उनकी दुरुस्त है। आपने देखा ही होगा कि करक जलसे से पहले तक सोहेल आफरीदी जो है वो विफाकी पॉलिसियों पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी करवा रहे थे। अपने बयानात में कह रहे थे कि वो वफाक के साथ चलेंगे अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है। लेकिन अब करक जलसे के बाद हम देख रहे हैं एक और कमांडर से भी उनकी मुलाकात हो गई है। आप किस तरह से देख रहे हैं, किस डगर को जा रही है ये सूरत हाल? देखिए, जो कुछ भी है अनफॉर्चुनेट है। मैं किसी एक कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा। जो हमारा माहौल बना हुआ है, पॉलिटिकल टकराव का माहौल है, तकसीम का माहौल है, ये तो अनफॉर्चुनेट है। बजाय इसके कि जो एक मौका मिला है पाकिस्तान को, दुनिया पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रही है। मसलन ट्रंप कह रहे हैं कि 7 ब्यूटीफुल प्लेन, बिल्कुल वो ब्रांड न्यू की बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल कह रहे हैं, यानी उनकी एस्थेटिक्स तो एक है ना कमाल की। वो एस्थेटिक्स को इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि ब्यूटीफुल प्लेन, तो वो इंडियन प्लेन की बात कर रहे हैं। सऊदी अरब ने पहले डिफेंस पैक्ट जो किया था, अभी उन्होंने एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पाकिस्तान के साथ लॉन्च कर दिया, जिसका जो हम बार बार कहते थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो जाए तो बाकी सब कुछ ठीक है। अब सऊदी अरब जैसी बिग फाइनेंशियल पावर नॉट ओनली इन दिस रीजन बट अराउंड द ग्लोब, अगर वो पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क उन्होंने लॉन्च किया है, तो बेसिकली तो हमें फायदा उठाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, सिंध को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, बलूचिस्तान को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, पंजाब को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए, सिमिलरली AJK गिलगित बल्तिस्तान को अपने प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे सूबे में लोगों का जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो किस डायमेंशन का है, हेल्थ का है, किस डायमेंशन का है। मसलन टूरिज्म का इतना स्कोप है पाकिस्तान में, KP की हुकूमत अपना प्लान बना के दिखाए कि ये स्वात है, ये मदीर है, ये मलाकंड है, ये चित्राल है, यहाँ रिजॉर्ट आकर सऊदी अरब वाले बनाए, यहाँ आकर होटल बनाए, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए। सिमिलरली पंजाब गवर्नमेंट, सिमिलरली सिंध गवर्नमेंट, जितना पोटेंशियल है, या बलूचिस्तान कोस्टल हाईवे है, फर्ज किया एक आइडियल प्लेस है टूरिस्ट के लिए, कैसे डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सकता है, इधर किसी का कोई तवज्जो नहीं है। बात है, सब अपने अपने मसाइल में जरूर उलझे हुए, इस तरफ तवज्जो किसी की नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब मौजूद थे। ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हम डिस्कस कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर।